डॉक्टर साहब, यूरोपीय यूनियन और भारत के मुजवजा तजारती मुआहदे को आप आलमी मईशत में किस बड़ी शिफ्ट के तौर पर देखते हैं? अंदाजा है कि पाकिस्तान को सालाना कोई 2 से 3 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है। ये नुकसान किन शोबों में सबसे ज्यादा पड़ेगा और उसका बराह रास्त असर रोजगार पर कितना सगीर हो सकता है? देखिए, इस वक्त करंट सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स हैं जो यूरोपियन यूनियन को जाती हैं, हम जीपीएस प्लस के निज़ाम के अंदर हैं, जिसमें ड्यूटी जो है वो ज़ीरो है। अब इंडिया उस लेवल पे आ गया है जिस लेवल पे हम कुछ सालों से चल रहे हैं। अब इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं उसके ऊपर भी ड्यूटी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत ज़ीरो पे आ जाएंगे। तो अब तो मुकाबला नेक टू नेक है। प्रॉब्लम पाकिस्तान की तरफ ये है कि हमारी बिजली महंगी है, हमारे टैक्स के रेट महंगे हैं और वहाँ पे हमारा एक्सपोर्टर जो है वो मार खा जाता है। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन के दरमियान में जो ट्रीटी साइन हुई है, उसका मतलब ये है कि वहाँ पे कोई सालाना बुनियाद के ऊपर रिन्यूअल का मामला नहीं है। पाकिस्तान और यूरोपियन यूनियन का जो माहदा है वो इट्स सब्जेक्टेड टू रिन्यूअल। तो जो खरीदार यूरोपियन यूनियन में बैठे हैं वो दूर अंदेशी से जब सोचते हैं तो आई थिंक दे विल प्रेफर कि वो इंडिया की कंपनीज के साथ एग्रीमेंट करें, क्योंकि वहाँ पे तो कोई मामला जो है वो रिन्यूअल के ऊपर उसकी कंडीशन नहीं है। अभी मैं ये समझ रहा हूँ कि तकरीबन 10 से 15% तक झटका जो है हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स को वो पहुंच सकता है। और उसका मतलब ये होगा कि तकरीबन 500 मिलियन से 1 बिलियन डॉलर तक जो है उसमें हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में कमी आ सकती है। इसमें एक इशू हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स का भी है कि कई अरसे से, बहुत लंबे अरसे से उनकी फैक्ट्रीज के अंदर, उनके सामान के अंदर, उनके एक्सपोर्ट्स के अंदर किसी किस्म की नई रिसर्च नहीं आ रही। हम वही पिछले कई सालों से, कई डेकेड से बेडशीट एक्सपोर्ट करते हैं, कोई वैल्यू एडिशन की तरफ नहीं जाते। बिजली जरूर महंगी है, तो फिर किसी किस्म की रिसर्च होनी चाहिए कि ऐसी वैल्यू एडिशन की जाए टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के अंदर जिसमें बिजली का कम इस्तेमाल होता हो। हमारे सनतकार, हमारे एक्सपोर्टर्स जो हैं वो भागते हैं हुकूमत की तरफ कि किसी किस्म की सब्सिडी मिल जाए। और हुकूमत का हाल ये है कि उसके अपने बजट के अंदर कोई 8-9 हजार अरब का खजाना है और वो किसी किस्म की सब्सिडी देने के लिए मैं समझता हूँ कि मालियाती तौर पे उसके पास गुंजाइश नहीं। बिल्कुल ठीक। सर, पाकिस्तान की 7 अरब डॉलर की जो टेक्सटाइल बरामदात यूरोपीय मंडी पर मुनहसर है, अगर भारत को तरजीही रसाई मिल गई तो फिर पाकिस्तानी टेक्सटाइल के लिए कितना खतरा है? और इसमें अगर हम देखें जीएसपी प्लस पाकिस्तान के लिए कितना अहम है? अगर किसी वजह से ये सहूलत खत्म या महदूद हो गई तो मईशत पर इसके फौरी और फिर इन द लॉन्गर टर्म क्या असरात होंगे? ये सब क्या सराई के सवालात हैं कि अगर ये हो जाता है तो फिर उसके नतीजे में क्या होगा, और अगर वो हो जाता है तो फिर उसके नतीजे में क्या होगा। अभी तो हमारे पास वो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट जो है यूरोप का, वो हमारे पास कायम और दायम है। इंडिया के पास और शायद वो 2015-16 से चल रहा है। और अगर 2015-16 से चल रहा है तो मैं समझता हूँ कि प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी इसी चीज की है कि उसको दोबारा रिन्यू कर दिया जाएगा। तो इस किस्म के जो क्या सराई के सवालात हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि मैं किसी पोजीशन में उनका जवाब देने। ठीक। जो सर, जो आने वाली फिर मॉनिटरिंग रिपोर्ट है, ये पाकिस्तान के लिए कितनी फैसला कुन हो सकती है? अगर माजी में लगे एतराजात का तकाबली जायजा ले तो आप क्या समझते हैं कि इस बार रिपोर्ट पाकिस्तान के हक में आएगी? आपकी राय में हमने तमाम नुकात पर अमल किया है, यू थिंक? जी, मुझे जहाँ तक मैं सोच सकता हूँ, जहाँ तक मेरी समझ काम करती है, किसी किस्म का कोई खतरा, इमीडिएट खतरा ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के जो जीरो ड्यूटी के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हैं यूरोपियन यूनियन को, उसको किसी किस्म का खास खतरा लाक। देखिए, इस वक्त जो सोचने की बात है, जो सोचने की बात है वो ये है कि हमारी मईशत के अंदर बेतहाशा वसाइल, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बाहर निकल के बेतहाशा वसाइल जो है वो मौजूद है। कॉपर के अंदर कहा जा रहा है कि 200 अरब डॉलर का कॉपर जो कंफर्म रिजर्व है पाकिस्तान के अंदर, कोई 100 अरब का सोना है, कोई 40 से 50 अरब की रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं। सवाल असल ये उठ रहा है कि वसाइल इतने सारे पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और बेतहाशा इंटरेस्ट मुल्क के बॉर्डर से बाहर भी मौजूद है, और बावजूद इसके कि वसाइल भी हैं और मुल्क के बाहर इंटरेस्ट भी है,
फंड्स आर नॉट मूविंग। वो जो डॉलर्स हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की हम बात कर रहे थे, वो पाकिस्तान के बाहर से पाकिस्तान अंदर मुंतकिल नहीं हो रहे हैं। बावजूद इसके कि वसाइल भी हैं और बावजूद इसके कि बैरूनी मुल्कों में उनके अंदर बेतहाशा इंटरेस्ट भी है। तो असल सवाल मैं समझता हूँ कि वो फोकस करने का ये है कि क्या वजूहात हैं, ऐसी क्या वजूहात हैं और उन वजूहात को किस तरह दूर किया जा सकता है। सही सर, वजारत खजाना के मुताबिक हर पाकिस्तानी पर कर्जा 3,33,000 रुपए से तजावज कर चुका है। सूद की अदायगी अगर हम देखें तो वो 8.8 खरब रुपए तक पहुंच चुकी है। माली खसारा कानूनी हद 3.5% की बजाय 6% से तजावज कर गया है। इसकी बुनियादी वजूहात क्या है? क्या कमजोर टैक्स निज़ाम है या फिर ये जो बेकाबू अखराजात है? क्योंकि हुकूमती शाह खर्च तो सबके सामने है और अब तो ये भी पार्लियामान से माशाल्लाह पास करा लिया गया है कि पार्लियामेंटेरियन के टैक्स गुशवारे पब्लिक नहीं किए जाएंगे। देखिए, अगर अदाद शुमार के ऊपर एक नज़र डालें तो आज से कोई 10 साल पहले 2015 के बजट के अंदर हुकूमत ने जो टैक्स का हद रखा था वो तकरीबन 3,000 अरब का रखा था और 3,000 अरब इकट्ठा कर लिया गया था। अब हुकूमत हमें खुद से बता रही है कि अब लास्ट ईयर उन्होंने कोई 17,000 अरब से ज्यादा का टैक्स इकट्ठा किया। तो टैक्स तो बहुत ही तेजी से उसकी कलेक्शन में इजाफा आया है। यहाँ पे हुकूमत का सारा फोकस है कि टैक्स को और मजीद किस तरह बढ़ाया जाए। असल बीमारी जो है वो आपने भी उसका जिक्र किया, वो असल बीमारी है हुकूमती अखराजात की और हुकूमती नुकसानात की। तो हुकूमत का फोकस है कि किसी तरह गुर्दों का इलाज किया जाए। बीमारी जो है वो दिल की है, तो अगर मरीज के दिल में बीमारी है और गुर्दों का इलाज किया जा रहा है तो वो मरीज ही रहेगा। और यहाँ पे मेरा मेरा मकसद ये है कि यहाँ पे बीमारी जो है वो हुकूमती अखराजात की है और इलाज करने चले हैं हम टैक्स का। सर इसका मतलब है, इसका मतलब है सर हुकूमत को ये भी अभी नहीं मालूम कि फिर मसाइल क्या है, किधर बीमारी है, कहाँ कहाँ हमने काम करना है। फिर हमारी सिमत पे बहुत बड़ा सवाल है कि आपकी फिर जो माशी सिमत है, ये इसका मतलब है हम डायरेक्शनलेस जा रहे हैं। जी, जहाँ तक टैक्स और हुकूमती अखराजात के बैलेंस का ताल्लुक है, बिल्कुल डायरेक्शन जो है वो ठीक नहीं है। और जो डायग्नोस्टिक्स है, जो हमने तशखीस की, जो बीमारी हमने जिसका बताया है, वो बीमारी असल में हमारी मईशत के अंदर नहीं है। असल बीमारी जैसे मैंने कहा, वो जो 110 रियासती इदारे चल रहे हैं उनमें कोई 11,000 अरब रुपए का जो है वो नुकसान इकट्ठा हो गया है, कर्जा इकट्ठा हो गया है। और हुकूमत का सारा फोकस जो है वो है टैक्स की कलेक्शन के ऊपर और टैक्स को ज्यादा से ज्यादा किस तरह कलेक्ट करना है। जबकि मैं समझता हूं कि आप किसी भी हुकूमती डिपार्टमेंट का अगर मुकाबला कर लें एफबीआर के साथ, और एफबीआर ने जो कमाल कर दिखाया है कि आज से 10 साल पहले 3,000 अरब की टैक्स की कलेक्शन थी और अब 17,000 अरब की टैक्स की कलेक्शन है, तो मैं समझता हूं कि वो सारे हुकूमती डिपार्टमेंट को वो मात करता है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे टैक्स का नहीं है, प्रॉब्लम हुकूमती अखराजात का है, हुकूमती नुकसानात का है। और प्रॉब्लम जो है कि पाकिस्तान की जो 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 बीमारी को दूर करने की सिमत है वो गलत है, जैसे आपने कहा। राइट सर, डिजिटल मईशत, स्टेबल कॉइन्स और मुमकिन डिजिटल रुपए को आप पाकिस्तान के लिए यू थिंक इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी या फिर ये खतरा है? क्या डिजिटल एहसास से वाकई बरामदात या तरसीलात ज़र और फिर टैक्स नेट को बेहतर बनाने में मदद दे सकते हैं या ये अभी सिर्फ पॉलिसी सतह की बात है? देखिए, स्टेबल कॉइन एक टेक्नोलॉजी का नाम है और वो टेक्नोलॉजी कहलाती है ब्लैक रॉक। पाकिस्तान के फायदे में हो या पाकिस्तान के नुकसान में हो, हम टेक्नोलॉजी का इनकार नहीं कर सकते। फ्यूचर में टोकनाइजेशन होनी चली है, सारी स्टॉक मार्केट की टोकनाइजेशन होगी, सारे असासों की रियल एस्टेट की टोकनाइजेशन होगी। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन लाइफ इज गोइंग ऑन टू ब्लॉकचेन। पाकिस्तान का नुकसान है, पाकिस्तान का फायदा है, ये बहस नहीं है। बहस ये है कि हमने टेक्नोलॉजी को किस तरह अपनाना है। स्टेबल कॉइन टेक्नोलॉजी का हिस्सा है। ब्लैक वो एक ब्लैक ब्लॉकचेन का नतीजा है। ब्लॉकचेन को अपनाए बगैर कोई भी दुनिया का मुल्क, जो मैं समझता हूँ कि वो फ्यूचर के अंदर कदम नहीं रख सकेगा।